बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से कल तक हलफ लेने का हुक्म दिया है और गवर्नर पंजाब से कहा है कि या तो हल्फ खुद मैनेज करें या इसका इंतज़ाम करें। कल की तारीख़ है, कल तक ये फ़ैसला दिया गया है कि आप इसका हलफ लें। इसके बाद क्या होगा इस पर करेंगे बात। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बन गए। उनके नाना भी इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा रहे, अब वो ख़ुद उन वज़ीर ख़ारजा के तौर पे उन्होंने हल्फ उठाया है। किस तरह मुख्तलिफ होंगे अपने नाना से या अपने नाना के नक्शे कदम पर चलेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही ज़िक्र करेंगे कि कल जो वाक़या हुआ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसमें जिस तरीके से एक ख़ातून ख़ुदकुश हमला आवर जो है उसने जो चाइना के जो हमारे मेहमान थे, जो प्रोफेसर थे, उनको निशाना बनाया। आखिर ये नया रंग जो है बलूचिस्तान की मूवमेंट में ये किस तरीके से शामिल हुआ है और ऐसे पढ़े लिखे लोग क्यों निशाना बन रहे हैं प्रोपेगेंडे का, इस पर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब कल पंजाब असम्बली का इजलास भी है, हंगामा खेज इजलास है। अब एक्शन रीप्ले देखने को मिलेगा या कुछ सीखा होगा इस दौरान हमारे अरकान असम्बली ने और सियासी जमातों ने। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का आज का जो फ़ैसला आया, गवर्नर पंजाब साहब से कहा है कि जनाब हलफ लें कल तक। अगर वो नहीं लेते कल 28 को तो क्या होगा, उन पर तौहीन अदालत लगेगी, क्या होगा। आज साकिब निसार साहब भी गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने, तो मशवरे दे के आए हैं, पता नहीं अब क्या निकलता है। वैसे मैं जहाँ से सीख रहा हूँ, पहले यह है कि सदर और गवर्नर को इंडेमनिटी है। अच्छा, किसी भी जब तक वो मौजूद हैं ना इनको अदालत में बुलाया जा सकता है, ना इन पे कंटेम्प्ट लग सकती है, ना कुछ और हो सकता है, अनलेस के कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करें, वो चोरी कर लें। चलो होगा क्या अगर कल नहीं लेते हैं? मैं सुन तो लें, पूरा सुनते तक। उसके बाद ये है कि ये जो आर्डर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सुप्रीम कोर्ट को है, आर्टिकल 190 के तहत ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। अब होगा क्या, होगा ये कि वो उनको नोटिस देंगे कि आप कंटेम्प्ट करें। ठीक है, कंटेम्प्ट आपको बुलाते हैं, हम ये नहीं जाएंगे, ज़ाहिर बात है, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द। उसके बाद जब तक एग्जेम्प्ट है जब तक वो बैठे हुए हैं तो कंटेम्प्ट तो नहीं चलेगी। वो इंडेमनिटी कॉन्स्टिट्यूशन हमने दे दी भी है ना। हम तो फिर कहते हैं पाकिस्तान का आइन बड़ा इस्लामी है, बिल्कुल इस्लामी नहीं है। आसफ जरदारी साहब सदर इसलिए तो बने थे कि उनको इंडेमनिटी मिल गई थी। और वो लेटर फिर उसने खत नहीं लिखा यूसुफ रज़ा गिलानी ने, उसने वो कर लिया। तो कल एक क्राइसिस बनेगा अनलेस के कोई सेंस प्रिवेल कर जाए और कहें कि चले। बुनियादी तौर पर होना ये चाहिए था, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर वाकई समझते हैं और अगर अदालतें समझती हैं कि हम अपने आप को इस मुल्क की आंखों की नज़रों में, लोगों की नज़रों में हम इंडिपेंडेंट हों, तो फिर साइमल्टेनियसली सारे फैसले एक साथ करके एक दिन में डिसाइड कर देना चाहिए। 63 पर कर देना चाहिए था, क्योंकि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो अपने वोटों से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे ना। और पाकिस्तान में मैं मीडिया की हैरान कुन बात है कि मुझे आज कम से कम ये 30 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में हर मीडिया, ये नहीं होता था इलेक्ट्रॉनिक, ये अखबार होती थी ना, आपको पता सबसे ज़्यादा डिस्कशन इस बात पे होती थी कि आप पार्टी बदलते हैं। लोटों के ऊपर जो कुछ गुफ्तगू होती थी, पहली दफा यह है कि इमरान खान का लोटा जो है वो इज्जतदार हो गया, इमरान खान का लोटा हार के काबिल हो गया। इमरान खान का नहीं पहली बार नहीं हुआ ये सब, इमरान खान साहब लोटे लिए थे, वो भी पहली बार नहीं, पहली बात है इमरान खान के लोटे नहीं लिए गए थे। अच्छा, इमरान खान के, ये भी एक आप गलत बात, इमरान खान के लोटे इलेक्शन जीत के कोई नून लीग का बंदा वहां शामिल नहीं हुआ फेडरल गवर्नमेंट में। अच्छा, कोई नून लीग का, कोई पीपल पार्टी का शामिल नहीं हुआ। ये बात नहीं करें। अच्छा, मतलब यह है कि जिस वक्त आप पीपल पार्टी छोड़ के जाती थी, आपने दुनिया जहान के ये लोटे हैं, इलेक्शन से पहले लोटे होते रहे हैं। अच्छा, ये पहली दफा यह है कि हमजा शहबाज अगर ये कहे कि मैं अवाम के मैंडेट से जीत के वजीर आला बन रहा हूं, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि आप एक मैंडेट लोगों ने दिया पीटीआई को, आप उसके वोट लेके जीतते हैं, बन लिया, हो गया। करना ही चाहिए था सुप्रीम, अगर अदालत ने अपने आप को समझना है कि तो फिर उसको कहना चाहिए था कि 63A ये फैसला है मेरा, फलां जगह मेरा ये फैसला, ये कल हो जाए। क्यों? क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि अगर 63A ही नहीं चलना तो फिर सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज खत्म कर दो। जो ज़्यादा कहता था कि भाई ये दो पार्टियां 2 नंबर सी चीज़ है, खत्म करो, सीधी नॉन पार्टी इलेक्शन करो। आप एक दफ़ा
सैफुल्लाह के साथ हैं, अगले दफा जनाब आप दूसरे के साथ हैं, तीसरी दफा फलाने के साथ हैं, जो मर्जी करते रहो, मैदान खुला छोड़ो ना फिर, जिसका जब जमीर जागे। तो बोले तो पाकिस्तान की सियासत बड़े गंद में आ चुकी है, और इस गंद के अंदर सबसे बड़ी जो मुझे तकलीफ होती है, और वो काफी अरसे से तकलीफ हो रही है, वो है मीडिया की तकलीफ। कि मीडिया के मॉरल स्टैंडर्ड जो हैं बाकी पूरे गुज़श्ता 50 साल के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पार्टी छोड़ के जाने वाला बदतरीन आदमी है, पार्टी छोड़ने वाले को इस्तीफा देना चाहिए, पार्टी छोड़ने वाले जाकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब कहते नहीं पहले वोट दो, हमजा को जिताओ, फिर हम तुमको मीडिया कब कह रहा है? ये मीडिया कब कह रहा है? आप मुझे आप बताइए, आपके मीडिया कह रहा है कि हमजा को वोट दो। आप 200 शो निकालें, कोई एक शो मुझे बताएं कि जो टर्न कोर्ट के ऊपर शो हो रहा हो, एक भी नहीं, मैं गिनता रहा हूं। नहीं, मीडिया ने तो कभी नहीं कहा कि जनाब अलीम खान साहब आप हमजा शहबाज को वोट दें। मीडिया ने कहा। आप मुझे बताएं क्या अलीम खान की टर्न कोर्ट होने के ऊपर, क्या जहांगीर तरीन के टर्न कोर्ट के होने के ऊपर एक ढंग का शो हुआ? क्या आप गलत कर रहे हैं? हर एक ने कहा है। नहीं सर, नहीं कहा सर। मैं मुझे आप निकाल, अच्छा कल हम बैठेंगे, आप भी निकाल दिया, मैंने कहता निकाल लें, मैं पुराने भी निकाल दूंगा, बेनजीर के जमाने के वो शो भी निकाल दूंगा, अखबारें भी ले आऊंगा, रिकॉर्ड मौजूद आर्काइव। मतलब ये कि छोड़ दें, एक बात है ना, मीडिया ने तो वही किया जो रिपोर्ट हुआ है, जो रिपोर्ट हुआ है, जो हुआ है। रिपोर्ट नहीं, मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें माना करे सर, मान लिया। इमरान खान से बड़ी मोहब्बतें थी। नहीं, कोई नहीं। आप 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, मोहब्बतें फिर हर 2000 पूरा खाली कुर्सियों से 3-3 घंटे खिताब दिखाया। और यार साहब इमरान खान से बहुत ज्यादा मोहब्बतें, मतलब सर ये कि इमरान खान के बाद जो कुछ आपको ये मोहब्बतें नजर आ रही वो भी तो देखें। मैंने कब कहा मैंने कहा था वर्स्ट पॉसिबल मीडिया इमरान खान ने फेस किया, बेहतर इमरान खान डार्लिंग था मीडिया का। आप मैंने आपसे कब कहा है कि नहीं था इमरान खान मीडिया का डार्लिंग? मसला जरा ये है कि इमरान खान का साहब का मसला ये है कि इमरान खान के आते ही उसको जो मशीर मिले थे ना, वो मशीर आपके मीडिया से गए हुए थे। अच्छा। जिन्होंने मीडिया को कहा था कि ये ओवर साइज हो चुका है। आपको फवाद चौधरी का उसने कहा वो मीडिया ओवर साइज, आपने कॉर्पोरेट कांग्लोमरेट बना दिया। मुझे आपको याद है, तो इमरान खान साहब को तबाह करने वाले काफी थे, उन्होंने आपको इरिटेट किया, आपकी दुम पे पांव रखा। आज बहरहाल इमरान खान साहब की पार्टी का यौम तसीस भी था, आज खिताब भी उन्होंने फरमाया है। और इमरान एक बात देखें, आज मैं एक सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी की उसकी स्टडी पढ़ रहा था, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इमरान खान को जितना मर्जी बुरा कहे, इमरान खान की शख्सियत ने एक काम किया है कि पाकिस्तान की सियासत एक ठहरा हुआ जौहर था, उसमें पत्थर फेंका। अच्छा, सरसराहट आई है। दूसरी चीज उसने कहा कि कुछ भी पूरा नहीं उतरा होगा, लेकिन उसने होप्स क्रिएट किए हैं कि सियासत के साथ होप्स भी क्रिएट की जा सकती है। अच्छा, ये दो चीजें तो है ना उसकी, आप उसको जो मर्जी कह दें। पाकिस्तान में आज जो डिस्कशन हो रही है, वरना हो क्या रहा था, मुझे याद अच्छी तरह कि मुशर्रफ जिस वक्त आया था, मुशर्रफ के आने के 5 या 6 साल के बाद लोग समझते थे अब बस यही है। मैं एक बहुत बड़े अखबार में लिखता था, तो उसके एडिटर ने मुझे कहा था, और ये सब बस काफ़ी हमें पता चल गया है कि जब तक ये जिंदा है हम नहीं, हम ऐसे ही। अच्छा। इसी तरह ज़िया हक के बारे में कहा जाता है जब तक ये जिंदा है कोई तब्दीली नहीं आ सकती। पाकिस्तान में भी ये हो गया था, यही 2 पार्टियाँ अब स्टैंडर्डाइज हो चुका हुआ है। दुनिया पूरी में जैसे वो 2 पार्टियाँ थी, पाकिस्तान में भी 2 खानदान बन गए हैं। जो आप खुद सोचें ना कि पाकिस्तान की सियासत इतनी सतह पे आओगी स्टैग्नेशन की कि एक बच्चा पैदा होता है तो आप कह देते हैं अब ये 70 साल के बूढ़े का भी लीडर होगा, 80 साल के बेहतरीन ज़हीन आदमी का भी लीडर होगा, और हाथ बांध के खड़े होते हैं उनके पीछे के सारे। ये थी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आगे हुई। उसमें सिर्फ आज इमरान खान चला जाएगा, पॉलिटिक्स आउट हो जाएगा, लेकिन एक कैफियत पैदा कर गया, एक गेम आ गई है। अब उस गेम में जो भी बंदा निकले, तो असल में कल होगा क्या? अच्छा, कल मैं चाहता हूं कि सेंस प्रिवेल करे, उसको आने दें। नहीं, अगर तो आरिफ अलवी साहब ले रहे हैं हल्फ, तो वाई नॉट उमर सरफराज चीमा? उन्होंने भी तो पहले इनकार किया था, लेकिन आरिफ अलवी का मसला है कि आरिफ अलवी वांट टू स्टे, एक ये। दूसरा यह कि उमर चीमा को तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, आरिफ अलवी का कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। अच्छा, आरिफ अलवी को निकालना आसान काम नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और ये तो मामला ये है कि आज मोहसिन दावड़ और 2 बलूचिस्तान के इशू के ऊपर कहें ना शहबाज शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, तो शहबाज शरीफ की गमड़ खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब इतनी ऐसे वो हम एक ज़माने में होते थे, वो तमाशे वाला ना, वो बकरी को खड़ा करता था छोटे छोटे उसके ऊपर, और बकरी की चारों टांगे ऊपर आके एक डुगडुगी पे खड़ी होती थी। ये पूरी गवर्नमेंट जैसे डुगडुगी पे खड़ी है। अख्तर मैंगल कहे कि जनाब बलूचिस्तान का इशू आप ये करो,
और ये सब एक वोट की अगर गवर्नमेंट चल सकती थी आजम तारक वाली, मुशर्रफ तारक, तो अब भी कोई ना कोई मुशर्रफ होगा ना, छोड़े ना। वर्दी मैंने कॉलम लिखा था, इससे बहुत शोर मचा था। मैंने लिखा था कि बुनियादी तौर पर मुशर्रफ ने कहा था कि वर्दी मेरी खाल है, आगे बताया उसने मेरी खाल है। मैंने कहा कमाल की बात है कि इसके कोड भी नहीं बन सकते जी, ऐसी खाल है, ये ऐसा फर है कि इसके साथ इसका कुछ भी नहीं किया। वो वर्दी के साथ जिस दिन उसने वर्दी उतारी है, जिस दिन उसने स्टिक यूं करके खत्म की है, आप बेहतरीन गवर्नमेंट खत्म हो गई। आपने जो चाहा उसके बाद किया, आपने कैसे निकाला था आपको पता है। यहाँ इस ड्राइवर में बैठ के आसिफ जरदारी ने यहाँ बैठ के बात की थी, और वहां बैठ के उसने कहा था खड़ा होकर लाड़काना में, खबरदार खबरदार खबरदार, और कहा था देखो हम आप 3 साल के लिए आते हो, हमने यहाँ मुस्तकिल रहना है। क्या था, वर्दी उतरी थी। वर्दी नहीं होती तो आजम तारक भी साथ होता है, ना हो तो फिर सत्ती भी। बहरहाल जी हालात ऐसे देखें कब तक ये अल्लाह कहे बेहतर, मैं कहता चलने दे। और जो प्लानिंग नजर आ रही है, प्लानिंग तो आ रही है कि एक ही रिक्वेस्ट है, हमजा को चलने दे, हमजा को चलने दे, आने दे। उसकी वजह यह है कि हमजा को अंदाजा नहीं है ना ये शहबाज शरीफ है कि जिसके बाद 2/3 मेजॉरिटी थी, और ना उसमें वो तहम्मुल है कि अलीम खान जैसे लोगों के नखरे बयान बर्दाश्त कर सके। चले देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कल कराची के वाक़े का, और बलोचिस्तान में जो मामला था उसका जिक्र होगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे कल कराची यूनिवर्सिटी में पेश आए वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, और जो वीडियोज़ सामने आई हैं उसमें एक ख़ुदकुश हमलावर औरत निकली, पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता, बच्चे मौजूद, और उनका खामद के बारे में ये कहा जा रहा है कि मुबैना सहूलतकार है और ख़ुद भी डॉक्टर है। और इसमें जो नया रंग आया बलूचिस्तान की मूवमेंट में कि इस तरह के हमले तो पहले ख़ुदकुश हमला आवर को यूज़ करना अपने मकासद के लिए, और जो वीडियो सामने है और डायरेक्ट चीन को धमकी दी जा रही है। इससे पहले कराची का अगर हम एक पैटर्न देखें कि जहाँ पे भी चाइना के शहरी उसके ऊपर हमला हुआ है उसके अंदर ये बलोच मुलव्वस पाए गए, और चीनियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, गुफ्तगू करनी चाहिए। इसके पीछे कौन है? कल से इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, और एक तो सच्ची बात यह है कि हम एनालिसिस करते हुए हम अपने ज़ाती तअस्सुब को बाला ताक नहीं रखते। एक तवील अरसा हम सुनते रहे कि जी मुसलमानों ने ये खुदकुश बमबारी शुरू की, और जी हालांकि श्रीलंका से हुई, श्रीलंका से भी पहले कामाकाजी जैपनीज। अच्छा। और जैपनीज जो थे कामाकाजी करते थे कि जो बंदा खुदकुश बमबार बनने जाता था उसकी जो कपड़े होते थे, आपको पता है जैपनीज कपड़े बड़े स्टाइल के होते हैं, और यूँ करके ऊपर एक चौगा सा रेशमी सा, उसको 1000 कंवारियाँ जो थी औरतें जिनको किसी ने टच नहीं किया होता था उसको स्टिच करती थी बैठ। अच्छा। कि ये हमारा हीरो है और ये जा रहा है, और द बेस्ट पॉसिबल फीट जो खिला सकते थे उसको खिलाई जाती थी। और ये सुशी का जो रिवाज पड़ा है वो भी इसलिए उसको साथ दी जाती थी कि ऐसी मछली को कि तुम्हें तलना वलना ना पड़े, तुम निकल जाओ सफ़र का। और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हुआ ये था कि अमेरिका शिकस्त खा गया था, उसको मजबूरन अपने फतह में बदलने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पे उन्होंने बम पैकेट पड़े थे, क्योंकि जितने भी जहाज ने सर्कल किया था ये उड़ते जाते थे, और जहाज़ों की चिमनियों के अंदर बम बांध के गिर जाते थे और पूरा जहाज़ उड़ जाता था। तो एक तो बात यह है कि आज तक वो हीरो हैं, हीरो चले आ रहे हैं। हमारी जो चुंडा की वॉर हुई है, उस चुंडा की वॉर के अंदर बच्चे थे 65 के अंदर, कहते हैं कि हुक्म दिया कमांडर ने कि टैंक आ रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो आप बम बांध के टैंकों के सामने लेट जाओ। तो ये मादर वतन का एक तस्वर है कि जिसके बारे में लोग उसके बारे में चलते रहते हैं, लेकिन होता ही क्या है, होता यह है कि आप जब इस किस्म की मूवमेंट चलती है, जैसे श्रीलंका की मूवमेंट चली या बाकी मूवमेंट चली, तो उसके अंदर आप एक जज्बाती कैफियत ज़रूर पैदा करते हैं। अब यही कैफियत अगर आप मज़हब के नाम पर पैदा करें तो आप मतून हो, क्योंकि वो अल्लाह अकबर कहते हैं, आपने अल्लाह अकबर नहीं कहा। अब कल जितने भी डिस्कशन में टीवी पे सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये खातून जो है ये अगर किसी जगह पे बुरके वाली होती, शटल कॉक वाले, और अफगानिस्तान से आई होती या किसी जगह, तो इस वक्त अब तक पाकिस्तान के हर मदरसे को गाली दी जा चुकी होती। यानी यूँ समझा जाता है कि मदरसे में तो वहाँ दहशतगर्द पैदा होते हैं, और इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो इस तरह के लोग पैदा नहीं होने चाहिए। अच्छा। ठीक, एक तो ये कम से कम हमें थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, एक अलमिया है। उस्मान साहब, बलूचिस्तान का मसला ये है कि बलूचिस्तान की जो ट्राइबल सेटअप है इसको अगर हम समझ लें तो हम बलूचिस्तान की पूरी रेजिस्टेंस मूवमेंट को समझ लेंगे, लेकिन वो समझने की कोई कुछ नहीं करता।
सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है 1974 की है। 73 में जिस वक्त भुट्टो साहब आए हैं तो उन भुट्टो साहब के साथ हुआ ये था कि यहाँ पर एक रशियन इन्फ्लुएंस था इन सारे लोगों के अंदर। जितने भी नेशनल अवामी पार्टी में जितने सरदार शामिल थे उनके बारे में अमरीकियों का ख्याल था कि ये प्रो रशियन है और रशियन जो है वो यहाँ पर एनेक्स करेंगे। एक दिन अफगानिस्तान में जो बैठे हुए हैं तो शाह ईरान जो था उसकी भी ऐसे टांगें कांपने लग गई थी कि मेरा मानना भी मुतसलसल हो कि 40 लाख बलोच तो वहाँ पे मौजूद है, तो एक तो कुर्दों से मेरी जान नहीं छुट रही, ऊपर से बलोच आ जाएंगे। तो भुट्टो ने एक अपनी जाती इनाम को ख़त्म किया। आप सोचें, आपको पता है कि इस बलोचों को जो मूवमेंट चल रही थी उसको काउंटर करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसके ऊपर आर्मी एक्शन करने के लिए कौन आया होगा? नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी। अच्छा, उसको उन्होंने गवर्नर लगाया। जुलूस मुझे आज भी याद है, अली अहमद कुर्द की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ बाद मामला के अंदर, कि अली अहमद कुर्द और ये जो थे, ये जिस बात में आगे वो ऐलान हो गया और नवाब बुगटी का जो था वो अपना एक हरकारा जो था वो एक टांगे के अंदर और जीप के अंदर के नवाब अकबर बुगटी का चार्ज संभालने के लिए आ रहे हैं और एक सन्नाटा छा गया। बलोच ट्राइब में से बुगटी सबसे बड़ा ट्राइब, तो उन्होंने कहा हम जुलूस निकालेंगे। अच्छा। तो पूरे जिना रोड के ऊपर से 2 लोग निकले थे, एक अली अहमद कुर्द और एक अमानुल्लाह शाह सही। अच्छा। जमीयत का वो उस वक्त सरबाज, ये 2 थे, कोई बंदा निकला था। तो अकबर बुगटी ने 9-10 महीने वो बाकायदा एक्शन किया और आज भी वो तस्वीरें लोगों के पास संभाली हुई हैं कि रोज़ आता था इन्होंने इतने हथियार डाल दिए, इन्होंने इतने हथियार डाल दिए, इन्होंने इतने हथियार डाल दिए। फिर इससे पहले भी अगर आप चले जाएँ तो खान ऑफ कलात की लड़ाई जो थी, अब्दुल करीम बलोच वाली लड़ाई, इसको बहुत हीरो बना बना के पेश करते हैं और वो मस्तूंग से इस इलाके से बाहर नहीं निकल सकी थी। 60 के अंदर जो उनकी मूवमेंट थी जवाब शेरू वाली, वो जो माओइस्ट और सारा कुछ, वो भी एक पर्टिकुलर इलाके तक महदूद थी। हमारा जो बैठता है ना, हमारा जो इंटेलेक्चुअल, एक 2 तरह के इंटेलेक्चुअल है। एक तो टीवी पे बैठता है जो कहीं और से सुना के बातें, एक इंटेलेक्चुअल है जो स्टाफ कॉलेज पे बैठता है। अच्छा। सिविल में भी और ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री में भी। इनको कुछ पता नहीं होता, मैं सच्ची बात बताऊँ। ये वहाँ पर बैठ के तजिए करते हैं, ज़ायरिंग की किताब उठा ली, स्लैग हैरिसन्स की किताब उठा ली, फलाने की ले ली, ये कर दिया, 4-5 रिपोर्टें बना ली, ये कर लिया, अब हम ये कर देंगे। इनका मिजाज बना हुआ है बुनियादी तौर पर गोरे वाला, कि हमने वहाँ पर लोगों को कंफर्ट देना है और उस कंफर्ट के साथ हमने आगे बढ़ना है और जितनी हम फैसिलिटीज़ देंगे उतना। अगर यही करना होता तो गोरे ने जितनी वहाँ पर डेवलपमेंट की है, आपने तो उसका 10% भी नहीं की। पूरी ट्रेन उसने बिछा दी, पता नहीं क्या क्या कुछ माइंस के जाके एक्सप्लोर किए लोगों को, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी। लेकिन फिर उसके बाद उसने ट्राइबल लोगों को मिला के उसने एक सिस्टम बना दिया। ये अब इस फैमिली को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुर्बत की तकरीबन सारी फैमिलीज को जानता हूँ। मकरान वो इलाका है जो सबसे पढ़ा लिखा इलाका है। अच्छा। और जहाँ ट्राइबल सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नवाब बाई खान और द लास्ट मैन जो कि वहाँ पर नवाब था, और वो कायद आज़म के साथ नवाब मकरान शामिल हो गए थे और खान कनात को छोड़ के यहाँ आ गए थे। पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं। आपको हर बंदा जो है वो एक हारमोनियम पकड़े हुए गाता हुआ नजर आएगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरानियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। तीसरी बात यह है कि गल्फ़ के साथ, मस्कत के साथ उनके रिलेशनशिप, ये चीज़ भी है। चौथी बात यह है कि कराची मुस्तकिल आना जाना है। लियारी में आपको उनका एक रिश्तेदार लियारी में बैठा हुआ मिलेगा। निकलना है वहाँ से, एक ज़माने में अवारान से निकलते थे, अवारान से निकल खुदार के रास्ते सीधा कराची पहुँच गए। वहाँ ना हुआ तो लसबेला के राके उथल से होते वहाँ से निकल गए, और नहीं हुआ तो वो अभी जो बन गई है सड़क जो है वहाँ से निकल गए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जाते हैं उसको स्ट्रेटेजिक एरिया के तौर पर लेते हैं। हम कहते हैं हमारी मर्जी का वहाँ MNA होना चाहिए, हमारी मर्जी का वहाँ MP होना चाहिए। एक 100-150 वोट लेके MP जीते हुए थे। हम नेचुरल लीडरशिप को हम आगे नहीं आने देते। उस्मान साहब, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। सिब्बी में मैं था, सिब्बी में खैर बख्श मरी का नाम ऐसे था कि लोग उसको जिसे कहते हैं पाँव को हाथ लगा के पिलते। वापस आया, अगरचे के लोग बलोच नाराज थे, उसके अपने मरी ट्राइब नाराज था, लेकिन सिलाची वगैरह दूसरे तीसरे समझते थे कि एक वोट नवाब साहब का है। अच्छा। उसका बड़ा बेटा नवाब चंगेज़ मरी उस थम्बिंग मेजॉरिटी से जीत गया, कब्जे आएगा। उसके बाद वो उसी जगह रहा लेकिन डिलीवर नहीं कर सका। 2.5 साल के बाद वही इलेक्शन में मैं वहीं पर था, एक ऐसे बंदे से हारा जिसका बलोच होना भी मशकूक था। अच्छा। मीर अब्दुल जब्बार से हारा था। वो कहते कि सिंधी है, ओरिजिन का अपना अपना ये है। नवाब मरी का बेटा हार गया। अच्छा।
कहाँ बैठे हुए? इनसे कहते थे कि यार अकबर बुट्टी जो वो जिस सुई के इंस्टॉलेशन के साथ चल रहा है, आप सोचो 3 सिपाही वो लेवीज के रखता है और आप वहां पर जाके आपके सारा सुई इंस्टॉलेशन साफ है। आज आप 3 अरब रुपए से भी सेव नहीं कर सकते। और मैं अगर वो सारी बताऊं आपको कि किस तरह उन्होंने मिल मिला के इसको मिस हैंडल किया और मैल हैंडल किया, सब कुछ किया है, आप सोच नहीं सकते। असल मसला ये है कि कोई खुदा का वास्ता है थोड़ा सा इस मामले के अंदर बेहतर। अब हो क्या रहा है, मैं वो जो उनके बलोच इन्होंने बनाई है तंजीम, इस तंजीम ने किया क्या है, एक वीडियो निकाली है जिसमें थ्रेट किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो किया ही नहीं, उन्होंने किसको किया, चाइनीज को किया कि तुम हमारे इलाके पे कब्जा करने आ रहे हो। और ये अब लड़ाई का मैदान कहाँ वसी हो गया, अमेरिका, चाइना, और साथ क्या होगा, 2 धारी तलवार कि अगर 60 लाख बलोच इधर है तो 55 लाख तो ईरान में भी हैं। तो अमेरिका का क्या हुआ, 2 तरह का अमेरिका का फायदा पहुंचा, वो ईरान में भी चाहिए। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप यहाँ पर बलोच लड़ाई लड़ रहे हो तो ईरान में बलोच लड़ाई नहीं लड़े, वो तो इनसे ज्यादा बुरी हालत में। वो तो ना MNA है, ना MP है, ना उनका चीफ मिनिस्टर है, ना उनका गवर्नर है, ना उनका वजीर है, ना उनका डॉक्टर है। तो असल मसला यह है कि हैंडल करने के लिए अल्लाह के बंदो कोई बेहतर, लेकिन नहीं सुनेंगे। मैं यहाँ पर था पंजाब में ना, आप सोच सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब मैं वहां था, मैं हालांकि 24 साल वहां गुजार के आया था, मेरे सामने रेंजर्स के फलां लोगों से ब्रीफिंग ली जा रही होती थी और मैं हंस रहा होता था कि यार ये क्या लोग हैं। चलें, शहबाज शरीफ साहब को मशवरा देंगे कि आपसे इस मामले में ब्रीफिंग तफसीलन लें ताकि सही इकदाम उठाए जाएँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा बने, अपने नाना से किस तरह मुख्तलिफ होंगे, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर ख़ारजा के तौर पर आज हलफ उठा लिया। पहले इतलात ये थी कि शायद वो वज़ारत ख़ारजा हलफ ना लें, लेकिन बिल आखिर उन्होंने हलफ उठाया और उनकी पार्टी और ये सब ये कह रही है कि जी ये मुश्तरका फ़ैसला था। बहरहाल अपने नाना के बाद मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा, नाना जो थे कम उम्र वज़ीर थे, 22 साल की उम्र में, नहीं 1930 और 28 ईयर्स के, 28 साल की उम्र में वज़ीर बने, और ये 34 साल, वो 63 में आ गए थे। अच्छा। वो तकरीबन 2-3 महीने का फ़र्क है दोनों के उसके अंदर भी। तो वो पहले असल में बने थे वज़ीर उसके पानी और बिजली के बने थे। 1960 का जब मायदा है ना, सिंतास मायदा, भुट्टो साहब के दस्तखत उनके साइन नेगोशिएट उन्होंने किया था। फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारजा आ गए थे 63 में। फिर उसके बाद आपको याद होगा, जब कोई मुकाबला कर सकते हैं भुट्टो साहब का बिलावल से क्या? देखिए, पहली बार मैं एक शेर सुनाता हूँ हाली का, बड़ा शानदार। वो कहता है, खाली का बहुत ही खूबसूरत शेर है। वो कहता है कि कैस के बाद हुआ कौन बनी आमर में, फ़ख्र होता है घराने का फ़कत एक ही शख्स। अगर ये ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का नवासा ना होता तो कुछ नहीं था, लेकिन ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के नाना को कोई नहीं जानता, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के दादा को भी कोई नहीं जानता, अच्छा। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के बाप को भी कोई नहीं जानता। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो था। कैस के बाद हुआ कौन बनी आमर में, फ़ख्र होता है घराने का फ़कत एक शख्स। ये तारीख इस पे शाहिद है। तो मदनबाजी दरियाबाजी का चीज़ है जो लिख कर कहा है कि साहिब कमाल लावलद होता है, उसकी नस्ल आगे नहीं चलती, तो वाकई नहीं चलती। ये ठीक है, उस घराने में पैदा हो गए, बस ठीक है, आप आ गए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भुट्टो देखिए, भुट्टो की आप उठान देखें ना। सबसे बड़ी बात है कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो किस ऑड में जिंदगी गुजारी, नेवर एक्सेप्टेड बाय द फैमिली। वो लिखता है कि उसकी माँ जो थी वो एक छोटे बेटे को लेके हर वक्त उंगली पकड़ के घूमती रहती थी, क्योंकि उसके बाप के साथ ताल्लुक का यही एक रास्ता था, बिकॉज शी पेव्ड अ वे टू द ओल्ड वडेरोज हार्ट थ्रू डांसिंग। मोहब्बत की शादी थी, लेकिन बाकी लोग तक, जब तक भुट्टो साहब का बड़ा भाई टारकाना में जिंदा रहा, भुट्टो को वहां आने की इजाजत नहीं थी। अच्छा। बाप ने 70 क्लिफ्टन में उनको लेकर, एक दफ़ा हमारे तो अपना मैं जब आर्मी के अंदर अटैचमेंट कर रहा था 3 महीने के, तो उनके भुट्टो के पर्सनल स्टाफ के बंदे थे, कर्नल प्रीतू, बाद में प्रीतू रिटायर हुए। तो कहते मैं फ्रांस में एक दफ़ा भुट्टो गाड़ी में था, तो भुट्टो स्टार्टेड वीपिंग, रोना शुरू कर देते। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने लैंड फॉर्म था, तो मैं वडेरों को छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने मेरी माँ के साथ बहुत ज्यादती की है। अच्छा। मेरी माँ को एक्सेप्ट नहीं करते, वडेरे हैं क्या चीज़। तो फिर बरकरे वो जो लिखता है उसको, पीलू मोदी किताब में लिखता है अपना जुल्फी माई फ्रेंड, उसने कहा कि मैं कैलिफोर्निया में बर्कली यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, मैं बड़े ख्वाब देखा करता था कि मैं लीडर, तो मैंने कहा तुम पाकिस्तान का लीडर बन जाओगे?
तो उसने कहा पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल प्लेस फॉर मी। अच्छा। मैं एटलीस्ट थर्ड वर्ल्ड का, और ना थर्ड वर्ल्ड हुआ तो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना चाहूंगा। और उसकी सजा दी गई। उसके साथ तो भुट्टो था, बात ठीक है, वो जो भी है उसको कॉपी करे। जो फिर सबसे बड़ी बात है कि भुट्टो ने अपने इनिशिएटिव पे चीजें, भुट्टो को कोई बाप उसको सिखाने वाला नहीं था। भुट्टो ये नहीं कहता था कि मेरी माँ ये कहती थी और मेरी माँ की लेगेसी पे चलता हूँ, मेरे नाना। भुट्टो को ये कहने की, भुट्टो कहता मैं ये कहता हूँ कि ये सूरत हाल है, और भुट्टो असर्ट करता था। और सबसे बात देखें, भुट्टो की जो किताबें आज देखें, कम से कम 50-60 किताबों का सेट आपको मिलेगा। उसकी एक किताब बड़ी ज़बरदस्त है, और वो मैं कभी हो ना तो मैं पढ़ता हूँ निकाल के। उसका नाम ग्रेट ट्रेजिडी। अच्छा। उसने 71 के ऊपर लिखी। उसका ओपनिंग सेंटेंस बड़ा शानदार, और उस ओपनिंग सेंटेंस भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहा था। उसने तकरीर, जो पहली तकरीर थी उसकी बड़ी कमाल तकरीर, रात को 1:15 बजे, मेरे वाले साहब भी बैठे टीवी करने, अजीब बात नहीं, 1:15 बजे तकरीर करना है तक, लेकिन भुट्टो ने की थी। तो उसने कहा द स्टोरी ऑफ माई कंट्री, द स्टोरी ऑफ द डोरियन ग्रे। मेरे मुल्क की कहानी जो है डोरियन ग्रे की कहानी है। अब डोरियन ग्रे जिन लोगों ने पढ़ा था, डोरियन ग्रे बनाए तौर पर एक बच्चा था फ्रांस के अंदर, तो उसके साथ उसको एक पेंटर्स जो है उससे मोहब्बत करता है। बच्चा बड़ा मासूम होता है और वो चाहता है मैं पेरिस जाऊं और वहाँ शहर की ज़िंदगी, तो शहर की ज़िंदगी में ना जाओ, ऐसा ना हो कि तुम वहाँ पर डर जाओ तो गुनाह में पड़ जाओ। उसने कहा नहीं, मैं जाऊँगा। तो पेंटर उसको एक तस्वीर बना के देता है, कहता है तुम देखो इस तस्वीर को लटका देना, जब भी तुम कोई गुनाह करोगे तो इस तस्वीर के मुंह पे एक काला धब्बा पड़ जाएगा। अच्छा। वो जाता है तो उसको ट्रंक में बंद करके गुम हो जाता है, कभी इधर, कभी शराब, कभी ये, कभी वो, कभी चोरी, कभी डकैती, आखिर कत्ल करता है तो फांसी हो जाती है। तो फांसी से पहले उसकी ख्वाहिश पूछी जाती है, तो कहता है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे वो तस्वीर एक दफ़ा देखने दो। तो वो जाता है तो तस्वीर खोलता है तो उसका पूरा चेहरा उसका काला हो चुका है। तो कहता है नाउ दिस फेस ऑफ माई कंट्री इज ब्लैक, एवरीबॉडी हैज स्पॉटेड हिज क्राइम्स ब्लैकनेस ऑन द फेस ऑफ माई कंट्री। हर बंदे ने अपने गुनाह के कालक मेरे मुल्क के। ये तकरीरें कौन कर सकता है आज के दौर में? हजार इख्तलाफ से हम उसके खिलाफ खड़े हुए, हमने उसका सब कुछ किया, लेकिन भुट्टो वॉज एन इंटेलेक्चुअल जॉइंट। देखे ना उसकी जितनी भी सारी की सारी जो भी उसने अपने लिए, मैं तो कहता हूँ उसने अपने लिए मगरिब पठान कार्व किया। उसने कहा मैं बांग्लादेश से निजात हासिल करनी है, मैं नहीं वहां जीत सकता। उसने कार्व किया जो कुछ भी है, इक़्तिदार में उसको हक था, इक़्तिदार की जंग में होता है, हमारे लिए गलत था, किसके लिए भी गलत था, अपनी चीज़ है। लेकिन भुट्टो वॉज अ जीनियस। अगरचे कि पाकिस्तान की मसला यह है कि पाकिस्तान जो है वो उस जीनियस को इस तरफ लगा गया कि पाकिस्तान फायदा। अकबर बुगटी साहब का बड़ा अच्छा दोस्त था। तो बुगटी साहब ने मुझे कहा, मैं आखिरी फिक्र सुनाता हूँ, कि कहा कि उसको उसके फ्यूडलिज्म से बाहर नहीं निकल सका। तो मैंने कहा बुगटी साहब जैसे आप ट्राइबलिज्म से बाहर निकल सके। ये दोनों का अलमिया था, और जो मुल्क का भी फिर लोगों ने देखा। बहरहाल इसी नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।